नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित। राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है और संभावनाएं तलाशते रहना राजनीति का धर्म। 2014 के चुनाव प्रचार को अगर याद किया जाए तो एक ही व्यक्ति की कार्यक्षमता और कार्यकुशलता के इर्द गिर्द पूरा प्रचार किया गया। उसके बाद दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनाव आए, तब भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी वही रही। लेकिन अब ये क्या हो रहा है? पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के कसीदे पढ़े गए तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रैली में प्रधानमंत्री को कल्याण सिंह बहुत याद आए। 1991 और 1997 के बाद अचानक बीजेपी को कल्याण सिंह की इतनी याद, आखिर क्यों? क्या अपने के चेहरे से विश्वास डगमगा रहा है प्रधानमंत्री का? विकास पुरुष के रूप में बनाई जा रही छवि क्या उत्तर प्रदेश को लुभा पाएगी या नहीं? क्या ये सवाल भी प्रधानमंत्री को घेरने लगे हैं? लोकतंत्र में आज यही समझेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में अपनी रैलियों में कल्याण सिंह के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल को सुशासन के तौर पर पेश कर रहे हैं। गाजियाबाद की रैली में भी उन्होंने कल्याण सिंह की सराहना की। हालांकि बीजेपी चुनाव में मोदी सरकार के कामकाज और अखिलेश की नाकामियों को मुद्दा बना रही है, लेकिन कल्याण सिंह के जिक्र को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोई भी बात यूं ही नहीं कह देते, चाहे वो हास परिहास कर रहे हों या गंभीर बात। यूपी के चुनाव में बीजेपी को पीएम मोदी के कामकाज पर ही जीतने की आस है। पार्टी ने सीएम पद का कोई चेहरा भी घोषित नहीं किया, बल्कि मोदी जी के काम पर ही वोट मांगने का निर्देश दिया गया। लेकिन जब प्रधानमंत्री ही किसी और पूर्व मुख्यमंत्री को आदर्श के तौर पर पेश कर रहे हो तो हैरानी होना लाजमी है। जब कल्याण सिंह को सेवा करने का मौका मिला, राजनाथ सिंह जी को सेवा करने का मौका मिला, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को सेवा करने का अवसर मिला, ये सारे गुंडागर्दी करने वाले लोग या तो जेल में थे या सीधी लाइन पर चलने के लिए मजबूर हो गए। यूपी को प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वो अपने कामकाज और अपनी साख का हवाला देकर प्रदेश में सुशासन का भरोसा और वादा करेंगे। लेकिन पीएम मोदी का खुद कल्याण सिंह के शासन को सही ठहराना तो कतई गले नहीं उतरता। लेकिन पीएम मोदी ने पंजाब के चुनावों में भी यही रणनीति अपनाई। वहां मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की शान में कसीदे पढ़े। पंजाब की जनता है, उनकी समझदारी को कम मत आंकिए। 5 साल पहले जैसे चौंकाना परिणाम दे दिया था, भाइयों बहनों, बादल साहब की तपस्या ऐसी है, बादल साहब का समर्पण ऐसा है कि फिर एक बार पंजाब बादल साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहता है। ऐसे में जाहिर है कि यूपी चुनाव में कल्याण सिंह के नाम का इस्तेमाल पिछड़ों और राम भक्त वोटों को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन प्रदेश की जनता कल्याण सिंह के शासन को सुशासन नहीं मानती। सब जानते हैं कि जिस बनारस से मोदी लोकसभा पहुंचे हैं, उसी बनारस की गलियां उसी दौरान सांप्रदायिक हिंसा और खून खराबे की गवाह बनी थी। प्रदेश भर में सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी भाईचारे की जगह दहशत का माहौल बन गया था। माफिया के खिलाफ कार्रवाई से मशहूर कल्याण सिंह के दूसरे कार्यकाल में माफिया ही मंत्री बना दिए गए। इसी दौर में ही शासन और पार्टी में बाहुबलियों का दबदबा कायम हुआ था। उन्हीं के कार्यकाल में अनंतपुर से सरकार चलाई जाती थी। कल्याण सिंह का पुत्र मोह भी किसी से छिपा नहीं। राजवीर के लिए कल्याण सिंह ने बीजेपी तक छोड़ दी और तो और नरेंद्र मोदी को ही अपने बेटे बेटी नाती रिश्तेदारों के खिलाफ टिकट ना मांगने की नसीहत वापस लेनी पड़ी। सबसे बड़ी बात, बिहार चुनाव के दौरान मोदी जोरदार तरीके से अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते थे। उन मोदी को पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की छवि या यूपी में कल्याण सिंह के नाम का वोट क्यों मांगना पड़ रहा है? चुनाव में पार्टी की हालत देखकर प्रदेश के नेता मोदी नाम जपने में जुटे हैं, तो मोदी को कल्याण सिंह का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या इससे बीजेपी का प्रदेश में कल्याण हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और जो खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ बने हुए उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। स्टूडियो में हमारे साथ कमलाकर त्रिपाठी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। आरिफ महमूद हमारे साथ हैं आरएलडी से, और रामेश्वर पांडे वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत सभी लोगों का। डॉक्टर दीप्ति, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा कि अचानक से क्यों प्रकाश सिंह बादल और कल्याण सिंह प्रधानमंत्री मोदी को याद आ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अचानक से याद आ रहे हैं अनंत जी। बहुत पहले से सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे और उसके बाद में राजनाथ सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हुए। और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उस समय जिस तरीके का वातावरण था, तो एक नारा चलता था, भयमुक्त समाज की संरचना के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था और उसने अपनी सरकार बनाई थी। तो इसलिए उनके जो कार्यकाल था उसमें शिक्षा की जो स्थिति थी, शिक्षा का जो स्तर था, और आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस समय शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उनके दौर में जिस तरीके से शिक्षा के माफियाओं की धरपकड़ हुई थी और जो हम लोग ये जो आजकल बहुत प्रचलित हो गया है नकल का अभियान, इस सब से मुक्ति मिली थी और लोगों को भरोसा हुआ था शिक्षा पर, वो सिर्फ कल्याण सिंह की सरकार में और राजनाथ सिंह जी की सरकार में ही संभव हो पाया। उसके बाद की किसी भी सरकार में ये स्थिति संभव नहीं सवाल हो मेरा पाई। दरअसल ये है शिक्षा कि से प्रदेश विश्वास में उठा। एक मुख्यमंत्री जी। के चेहरे के तौर पर कोई चेहरा आप लेकर नहीं ला रही हैं, कोई प्रमुख चेहरे के तौर पर भी कोई चेहरा बीजेपी लेकर नहीं आ रही है, राज्य स्तर के जितने नेता हैं उनको कहीं बेहतर जगह नहीं दी जा रही है, फिर अब कल्याण सिंह के नाम का इस्तेमाल क्यों? नहीं, कल्याण सिंह जी के नाम का इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि वो हमारे नेता हैं और स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति अगर हमारा नेता रहा है और उसने इस प्रदेश में अपना एक लंबे अरसे तक अपना शासन दिया है, तो उनकी चीजों को सुधारे, उनके बारे में बात ही की जाएगी, उनके सुशासन तो के क्या बारे में कल्याण बात सिंह का की जो जाएगी। कार्यकाल रहा था वो सुशासन रहा था उस वक्त पर? जी हाँ, बिल्कुल था, सुशासन था। उस समय आप सबको मालूम है कि माफियाओं की कैसी स्थिति कर दी गई थी और गोरखपुर के माफिया ने तो उनको धमकी तक दी थी और उनके लिए सुपारी देने तक की बात कर दी थी। सांप्रदायिक हालात जो रहे थे, उसके लिए सुपारी देंगे आप लोग, इसमें उसको आप सांप्रदायिक हालात मस्जिद कैसे की कह शहादत सकते हैं? होती है कल्याण सिंह जी के समय में। सांप्रदायिक हालात कैसे कह उत्तर सकते हैं? प्रदेश की उस समय जनता जो और देश आंदोलन की चला था, जनता के पीठ मैं में छुरा आपको भोंका बिल्कुल गया साफ था बात बताती हूँ कल्याण अनंत सिंह की जी सरकार में। कि जो बोल रहे हैं उनको पहले चुप कराइए। अनंत जी प्लीज पहले मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए। बात आपकी जो बीच में आईना दिखा रहा हूँ, चुप नहीं होगी, न मैं चुप होऊंगा, न देश की जनता और प्रदेश की जनता चुप उस समय होगी। एक जन आंदोलन खड़ा हुआ था राम जन्मभूमि के लिए, वो हमारी अस्मिता और हमारे मान बिंदुओं की प्रतिष्ठा के लिए था। तो उसके लिए अगर उन्होंने ये बात की थी और उस समय वो एक आंदोलन मतलब था, आप कोई व्यक्ति कोर्ट विशेष को का कोई गलतफहमी आंदोलन में नहीं रख था। वो करके जन और आंदोलन था बाबरी जिसमें मस्जिद का सारी ध्वंस पार्टी करते लाइन को हैं, तोड़ करके आप उसकी एक शहादत समाज करते को हैं और करके पूरे खड़ा हुआ देश को था। दंगे में इसको आप झोंकते हैं। डिनाई नहीं कर सकते। ये वो आपका जन ये आंदोलन था। आइडियोलॉजी है वो आपकी। जन आंदोलन था और चलिए, एक अच्छा भी है, ऐसा कम से कम नहीं था आपकी जिसने आइडियोलॉजी समर्थन सामने किया। आ रही है। ठीक है, डॉक्टर दीप्ति वापस लौटूंगा, कमला जी आपके पास भी वापस लौटूंगा। आरिफ महमूद आपके पास जी। में आता हूं, क्या कल्याण सिंह का जो कार्यकाल रहा था सुशासन का कार्यकाल था क्या वो? आनंद जी, आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब रही, कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे, तो हमारी जो बीजेपी की प्रवक्ता जी बैठी हुई हैं, ये सुशासन की बात कर रही हैं। और एक आंदोलन जो बाबरी मस्जिद जो विध्वंस किया गया था, कल्याण सिंह जी की हुकूमत में की गई थी, ये उसको कह रही हैं कि ये एक प्रतिष्ठा का सवाल था। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी प्रतिष्ठा की कोई बात आ जाए तो आप एक मॉब उठा करके आप सड़क पर ले जा करके आप किसी की हत्या कर दीजिए, किसी का आप विध्वंस कर दीजिए और किसी का आप सरेआम कत्ल कर दीजिए, जैसे दादरी में हुआ, आपने देखा। ये सुशासन की बात कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक, शुरू से आखिर, मोदी जी से लेकर के आप कल्याण सिंह चले आइए, आप गुजरात का मामला देख लीजिए, अमित शाह का मामला देख लीजिए, सब अपराधों में लिप्त हैं साहब। वो तो गुजरात से मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री बनकर के आए, उन्होंने गुजरात में आपने देखा किस तरीके से वहां पर लोगों को मारा गया, कत्लेआम हुआ, वहां का जो मंजर देखने में आया, माएँ अपने बेटों से जुदा हो गई, बाप अपने बेटों से जुदा हो गए, किस तरीके से वहां पर 2-2.5 हजार लोगों का कत्लेआम हुआ। अमित शाह जी को आप देख लीजिए, अब हम तो नहीं, आप चैनल पे कहना चाह रहे हैं, तड़ीपार तक उनको किया गया वहां पर। और उत्तर प्रदेश के जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बारे में आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के 16 मुकदमे उनके आप कौशाम्बी में चल रहे हैं, इलाहाबाद में चल रहे हैं। ठीक है, वापस लौटूंगा आपके पास। रामेश्वर पांडे जी आपके पास में आता हूं। ये कहां से सुशासन की बात कर रहे हैं? ठीक है सर, वापस लौटूंगा। रामेश्वर जी आपके पास में आता हूं कि कल्याण सिंह के कार्यकाल के दौरान जो भी घटनाएं हुई उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, इतिहास को सभी जानते हैं इस मामले में। क्या उन घटनाओं के बावजूद वो कार्यकाल एक सुशासन का कार्यकाल कहा जाएगा या फिर इसके पीछे बीजेपी का मोटिव कुछ और है? देखिए, इसको तो खुद भाजपा तब कह चुकी है जब कल्याण सिंह जी मुलायम सिंह जी के साथ जाकर खड़े हो गए थे। आज भाजपा के लोग उन्हें डिफेंड करेंगे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये सेल्फ गोल किया है मोदी ने कह के। कल्याण सिंह का जब शासन था तो दुनिया जानती है कि 3 जगह से शासन चलता था और कल्याण के पास कम लोग जाते थे, 2 जगह जाया करते थे। क्राइम
रिकॉर्ड ब्यूरो आपको बता देगा कि अपराधी कम हुए थे, अधिक हुए थे। खुद कल्याण, आज दूसरे पार्टियां जिन लोगों को माफिया कहती है और कहती है कि ये अखिलेश के मंत्रिमंडल में है, उन माफियाओं को भी तो कल्याण सिंह ने ही मंत्रिमंडल में दिया था जी। तो ये कहने की बात है मोदी जी को गलत ब्रीफिंग दी गई है। न अपराध कम हुआ था और सबसे बड़ी बात है कि पता नहीं क्यों कल्याण सिंह को उन्होंने आखिरी समय में लोध वोट, पिछड़ों का वोट, एक पुनर्वास कर दिया। उन्होंने भाजपा का उतना नुकसान किया कल्याण सिंह ने जितना दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता। और इस बात का मुलायम सिंह जी को भी बहुत पछतावा है और भाजपा को भी बहुत पछतावा है। तो कल्याण सिंह का नाम लेके वो कुछ गेन करना चाहते तो ऐसा नहीं है। और राजनाथ सिंह के समय भी अपराधी कम नहीं हुए, न आपराधिक घटनाएं कम हुई। हाँ, राजनाथ सिंह के साथ एक पॉजिटिव बात यह जुड़ी कि नकल माफियाओं के बारे में एक हल्ला ज्यादा हुआ, जबकि आंकड़े बताते हैं कि नकल माफिया उसके बाद बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो इन दोनों लोगों का कार्यकाल कोई आदर्श कार्यकाल नहीं था जिसकी मोदी जी ने चर्चा की है, क्योंकि ये इतिहास से साबित होगा, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो साबित हो जाएगा जी। हाँ, लेकिन उन्हें अपने मुख्यमंत्रियों का नाम लेना था। ठीक है, रमेश जी वापस मैं लौटूंगा। डॉक्टर दीप्ति, आप जवाब देना चाहेंगे? आप इस चीज का कि जो सुशासन की बात कह रहे हैं, रामेश्वर पांडे जी के मुताबिक तमाम चीजें सामने निकल कर आ गई। कितना सुशासन रहा था, कितनी चीजें बेहतर थी, कितना बेहतर कार्यकाल था वो? जी हाँ, अगर आप आज के दौर के हिसाब से अगर उस समय के दौर को देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। और जो हमारा नारा था कि भयमुक्त समाज का हम निर्माण कर रहे हैं, एक भयमुक्त शासन देने की बात कर रहे थे, पारदर्शिता, शासन में पारदर्शिता की बात कर रहे थे, सुशासन की बात कर रहे थे, तो वो उस समय पूरी तौर से उस समय लागू हुआ था। और उस समय लोगों को एक तरीके से बहुत राहत महसूस हुई थी इस बात की कि लोग अपनी शिकायतें जाकर के अगर उन्हें FIR दर्ज करानी होती थी लोग पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लगा, मारे गए, कत्लेआम हुआ। ठीक है, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर दीप्ति, आप सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि बनारस की जो गलियां थी, बनारस की गलियों का मंजर क्या था उस सुशासन के दौर में? बनारस की गलियों में ऐसा क्या हुआ था, आप बताइए। अरे कत्लेआम हुआ था, इनको पता नहीं है। बनारस की गलियों में बाबरी मस्जिद विध्वंस, नाज़िम अंसारी की हत्या हुई, सरेआम और डीएम देख रहे थे, उनके सामने हुई। डॉक्टर अनीस की हत्या हुई, उनके घर से खींच करके दंगाइयों ने मारा। डीएम और एसपी वहीं मौजूद थे स्पॉट पर। मैं अपनी बात कह स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगों का खुला मंजर। ठीक है, कमला जी शायद डॉक्टर दीप्ति इस बात से अनजान रही हैं। इतिहास की जानकारी डॉक्टर दीप्ति को शायद नहीं है इस मामले में। आनंद भाई जी, मैं आपको बता सकता हूँ, खुलेआम जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे थे उनका या तो मंजर गुजरात में देखने को मिला या कल्याण सिंह की सरकार में देखने को मिला। अनंत जी, आप सुन लीजिए। ठीक है, ये बात चली थी, जिन चीजों की बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि बाबरी विध्वंस हुआ था, जूही जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास। एक एक करके सभी की बात हम लोग सुनते हैं। डॉक्टर दीप्ति अपना एक बार जवाब पूरा कर लो, उसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। नहीं, मैं आपसे एक बात कह रही हूँ कि अगर कोई एक जन आंदोलन खड़ा होता है, जन आंदोलन की संज्ञा उसको नहीं दी जा सकती किसी भी कीमत पर। वापस मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है, आरिफ महमूद आपके पास मैं लौटूंगा। जूही जी आपके पास मैं आता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी भी उसमें चला था। ठीक है, आरिफ महमूद, जूही जी आपके पास मैं आता हूँ। क्या कहेंगे इस बारे में जो डॉक्टर दीप्ति भारद्वाज कह रही हैं? मानने को तैयार है कि बनारस की गली में हुआ क्या था, शायद इतिहास की जानकारी नहीं है। और आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि इतिहास की जानकारी, ये बेकार की बात है। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, झूठ बोल रही है आपके चैनल पर। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ अनंत जी, प्रदेश के अंदर कत्लेआम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कराया। आरिफ महमूद, अपनी बारी का आप इंतजार करें सर, बेहतर होगा ताकि सब लोग आपस की बात सुन पाए। अनंत जी, इनसे कहिए कि वो चुप हो जाए तो मैं अपनी बात कह सकूं। आप मुझे अपनी बात कह। ठीक है आरिफ साहब, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। उनको चुप कराइए। ठीक है आरिफ साहब, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। आरिफ सर, वापस लौटूंगा। दीप्ति जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन बोल रही है,
वो एक जन आंदोलन था। उस जन आंदोलन के माध्यम से राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था वो जनता के सामने था और जनता का एक आक्रोश था और एक उसकी समझ थी जिसको लेकर के जन आंदोलन का नाम आपने दिया है। रामेश्वर पांडे हमारे साथ हैं, उनसे इस बात को हम पूछता कर लेंगे। वो जन आंदोलन था कि क्या था? वापस आपको बात लौटूंगा। जूही जी डॉक्टर दीप्ति, जूही सिंह, डॉक्टर दीप्ति, अब दोनों से मैं दरख्वास्त है कि एक एक करके अपनी बात आप रखेंगे तो सभी लोग समझ पाएंगे। मैं आपसे एक बात कहती हूं, डॉक्टर दीप्ति आपकी बात हमने सुन ली। प्रश्न का उत्तर दीजिए। जी नहीं, आप एक मेरी बात सुन लीजिए क्योंकि मैं बोल रही थी तो ये लोग बीच में बोलते जा रहे हैं। मुझे अपनी बात कहनी है कि क्या देश के मान बिंदुओं को बचाने के लिए, क्या देश की प्रतिष्ठा और अस्मिता को बचाने के लिए अगर कोई जन आंदोलन खड़ा होता है तो क्या आप उसे नकार सकते हैं? ठीक है डॉक्टर दीप्ति, आप अपनी बात कह चुकी है। डॉक्टर दीप्ति अपनी बात आप कह चुकी है, बाकी मेहमानों के पास मैं रुक करूंगा। जूही सिंह आपके पास मैं आता हूं कि जिस शासन में बाबरी विध्वंस हुआ हो, जिस शासन में बनारस की गलियां लहूलुहान हुई हो, क्या वही सुशासन है? पहली बाबरी मस्जिद का विध्वंस उत्तर प्रदेश के पूरे ढांचे को गड़बड़ा दिया था। कल्याण सिंह अगर इतने ही बड़े प्रशासक और सुशासक थे तो कहिए ना इनसे कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दें। आज मंच से उनका नाम क्यों ले रहे हैं? इनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। बाबरी मस्जिद एक साजिश थी हमारे अल्पसंख्यक समाज के और हमारे बहुसंख्यक समाज के बीच में जो दरार भाजपा ने डाली है, जो इन्होंने रथ यात्रा आडवाणी जी के माध्यम से निकाली थी, उसका ये कंक्लूजन था। और उत्तर प्रदेश का ढांचा आज तक डिस्टर्ब्ड है क्योंकि इन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई। और सुनो जी, शादी से केस भी चल रहा है। मैडम थोड़ा सा समझ के बोलिए। आप कह रही हैं जन आंदोलन ठीक है, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। वापस मैं लौटूंगा। जन आंदोलन था। ठीक है डॉक्टर दीप्ति, वापस लौटूंगा। इस वक्त हमारे मैचिंग अटैक विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। विनय जी आपके पास मैं आऊंगा। जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं और उनके बीच में कल्याण सिंह का नाम जो लिया जाता है सुशासन के कार्यकाल के तौर पर, क्या तर्कसंगत माना जा सकता है इस चीज को या फिर बीजेपी की कोई और मंशा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे जो लगता है और ये सच्चाई भी है, कल्याण सिंह को किसी सुशासन के चलते याद नहीं किया जा रहा आज जी। कल्याण सिंह एक ओबीसी के बड़े लीडर रहे हैं, लेकिन आज राजभवन में विराजमान है। उनका ठीक से बीजेपी इस्तेमाल नहीं कर सकती चुनाव के दौरान। और खासतौर से अगर आप देखें तो दूसरा और तीसरा जो चरण है उसमें लोस जाति जो है उसके एकमात्र उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता गिने जाते हैं कल्याण सिंह। उसको आकर्षित करने के लिए उनके नाम की दुहाई दी जा रही है। वरना अगर इतने बड़े नेता हैं तो सारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उनको उस क्षण को याद करना चाहिए कि जब मायावती के साथ सरकार से अलग हुई थी, जब मायावती ने समर्थन अपना वापस लिया था, यही कल्याण सिंह जिस राजा भैया को कुंडा का गुंडा कहते थे उन्हें मंत्री से नवाजा उन्होंने। जिस अमरमणि को लेकर आज इतनी सियासत होती है, उस अमरमणि को भी मंत्रिमंडल में उनको शामिल करना पड़ा समझ बुरी बस। हरशंकर तिवारी जैसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में लेना पड़ा था। तो सुशासन से ज्यादा कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कल्याण सिंह की याद सिर्फ इसलिए इस समय आ रही है कि कहीं न कहीं ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने की फिराक में है बीजेपी के लोग। उनको पता है कन्नौज हो, चाहे औरैया हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, उसमें कल्याण सिंह की एक अच्छी पकड़ है और सिर्फ उनको आकर्षित करने की कोशिश है। मैं इसे कतई नहीं मानता कोई बहुत बड़े सुशासन का परिचायक है, क्योंकि सिर्फ एक श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर कर देने से उनको हम बहुत बड़ा सुशासन का दूत नहीं मान सकते। हमें वो पल भी याद करना पड़ेगा कि किस तरीके से उनके समय में उन भ्रष्ट अपराधी चरित्र लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उस चीज से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। और सब दूसरी अहम बात है कि जो हिंदुत्व का पूर्वोधक है, उनकी जो इमेज है कट्टर हिंदुत्व नेता की रही है बाबरी विध्वंस के चलते। जिस तरह से उन्होंने खुद क्रेडिट लिया और कहा कि किसी पे कार्रवाई न की जाए और वो जेल जाने को तैयार हैं, तो ये उनकी इमेज को कैश करने की बीजेपी की सोची समझी साजिश के तहत उनका नाम उछाला गया है। जी ठीक है विनय जी, क्या इस समीकरण बैठाना, इस समीकरण को देखना गलत होगा कि एक तरफ आप अपने मैनिफेस्टो में संवैधानिक तरीके से राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ कल्याण सिंह को आप स्टेज पर प्रमोट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वर्ग विशेष को लुभाने की कोशिश हुई है? आप सीधे तौर पर देखें कि 2 फेज के जब स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई, उसमें न वरुण गांधी थे और न उसमें विनय कटियार थे। विनय कटियार ने जैसे ही एक आपत्तिजनक बयान दिया प्रियंका गांधी के ऊपर, उनको लगा कि सेल्फ करने वाले व्यक्ति हैं, इनके बयान चर्चा में आते हैं, वो तुरंत स्टार कैंपेनर बनाए जाते हैं। उसके बाद देखिए राम जन्मभूमि का मुद्दा भी गर्म होता है, मंदिर बनाने की बात होती है और कहा जाता है जैसे हमने जबरदस्ती ढांचा गिराया वैसे हम जबरदस्ती मंदिर बनाएंगे। एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते रहे, अमित शाह कुछ भी कहते रहे, लेकिन जब आप किसी नेता को अपने स्टार कैंपेनर की सूची में डाले हुए हैं और उसके सूची में डालने के बाद अगर वो बयान दे रहा है तो पूरी पार्टी की मान्य लाइन मानी जानी चाहिए कि विनय कटियार की जो लाइन है वो पार्टी की ऑफिशियल लाइन है, क्योंकि ये बात उनके स्टार प्रचारक की तरफ से कही जा रही है। मेरा ये सीधे तौर पर मानना है कि कल्याण सिंह को अगर हम पर्टिकुलर आज की चर्चा के केंद्र में रखें
तो सीधे तौर पर ओबीसी वोट बैंक को एड्रेस करने की कोशिश है, कट्टर हिंदुत्व को उछालने की कोशिश। ठीक है, डॉक्टर दीप्ति इस बात को नकारेंगे कि आप क्या तथ्य नहीं है? नहीं, हम तो विकास और स्कैम के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना। आप भी जानते हैं कि हम विकास की बात करने के लिए निकले हैं और दूसरे सबके को उसका चेहरा स्कैम के मामले में दिखाने के लिए निकले हैं। हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास साथ लेकर के चल रहे हैं। हमने कहीं पर भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं लाना है कि जिसके माध्यम से आप ये हम पर आरोप लगा सके कि हम पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस तरीके का कोई हमारा विचार नहीं है। हम पूरी तौर से शुद्ध राजनीति, विशुद्ध राजनीति की बात कर रहे हैं। आप शुद्ध राजनीति की बात कर रही हैं। अचानक से जब राम मंदिर का मुद्दा अदालत में लंबित है तो कैसे फिर आप अपने मैनिफेस्टो में डाल देती हैं कि भाई मंदिर बनाएंगे? कैसे विनय कटियार फिर ऐसे मामले सामने आते हैं, राम जन्मभूमि का मुद्दा आस्था का मुद्दा है का बयान ऐसे सामने आता है, पीछे करिए। आपके मैनिफेस्टो में क्या लिखा है? हमारे मैनिफेस्टो में आप मुझे ना बताएं कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में क्या बताया। आप बताइए, आप बताइए हमारा मैनिफेस्टो क्योंकि अनंत जी आंदोलन क्या है कि हमारा मैनिफेस्टो पड़ेगा। तीन मुद्दे आपके मैनिफेस्टो। दीप्ति वाला जूही सिंह चर्चा को बेहतर तरीके से चलाते हैं। आपसी बहस में आप लोग नहीं लड़ते हैं। जूही सिंह आपके पास लौटूंगा, उससे पहले कमलाकर जी अपनी बात रखिए आप। देखिए आनंद भाई, ये कोई आश्चर्यजनक विषय नहीं है कि कल्याण सिंह को आइडियल के रूप में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्कूल ऑफ थॉट को कल्याण सिंह बिलोंग करते हैं और जिस समय उनकी लीडरशिप प्राइम पे थी, उस समय नरेंद्र मोदी जी पार्टी के गलियारे में कहीं इधर उधर स्टेट सेक्रेटरी टाइप टहल रहे थे। बेसिकली दोनों की फंक्शनिंग एक तरह की है। मुनव्वर राणा साहब का एक शेर है जो कल्याण सिंह जी पे और नरेंद्र मोदी जी पे सूट करता है कि बहुत सी कुर्सियां इस मुल्क में लाशों पे रखी हैं, ये ऐसा सच है जिसे झूठे से झूठा बोल सकता है। आनंद जी, जिस तरह के दाग इनके ऊपर हैं और जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता बड़बोलापन कर रही हैं कि उसको जन आंदोलन बता रही हैं, आप पूरे प्रदेश और देश को आपने दंगे में झोंक दिया बाबरी मस्जिद की शहादत करा करके, कोर्ट को एफिडेविट दे करके। और ये वही कल्याण सिंह जी हैं जिनके ऊपर आरोप लगे ब्रह्मदत्त द्विवेदी इन्हीं की पार्टी के उभरते हुए बड़े ही तेज तर्रार नेता हुआ करते थे फर्रुखाबाद के। उनके ऊपर साक्षी महाराज जो अभी भी इनके नेता हैं और जो विवादित बयान देने के लिए मशहूर हैं, जिन्होंने अभी 4 औरतें और 40 बच्चों वाला बयान दिया था और उसके पहले भी जो है तमाम तरीके के बयान दे चुके हैं। साक्षी महाराज के थ्रू ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कराने का आरोप कल्याण सिंह जी पे लगा था। और मुझे वो समय भी याद है जब कल्याण सिंह जी ने स्वयं ऑन एयर इस बात को कहा था कि मेरी जान को खतरा है। आप ये सोचिए कि जिस वापस लौटूंगा आपके पास। जान को खतरा हो सकता है उसका शासन क्या होगा। और रामेश्वर पांडे जी की एक बात से मैं पूर्णतः इत्तेफाक रखता हूं कि कल्याण सिंह जी के समय में बैक स्टेज से सरकारें चला करती थी। किसी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि कुसुम राय जी उस समय पावर सेंटर हो गई थी। गोरखपुर में बाढ़ आती है और लखनऊ की एक सभासद जाकर के हवाई दौरा करती है और कॉम्पनसेशन की बात करती है। आप ये समझिए पूरी तरह से जो एग्जीक्यूटिव थी वो 2 जगह से गवर्न होती थी। कल्याण सिंह जी के शासन पे में उनका कोई वो नहीं था। और ये फिर और दूसरी तीसरी और एक बात बताना चाहूंगा, ये वो कल्याण सिंह हैं जब सन 99 में इनको हटाया गया बीजेपी के ही द्वारा और रामप्रकाश गुप्ता जी की सरकार आई, तो इन्होंने जब पार्टी छोड़ी है उसके बाद बयान दिया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे, उस समय बयान दिया था रामप्रकाश गुप्ता और अटल बिहारी वाजपेयी जी को लेते हुए कि जिस देश का पीएम पियक्कड़, सीएम भुलक्कड़ और नेता घुमक्कड़ हो उसका क्या हो सकता है। ये वही कल्याण सिंह हैं जो 2 बार पार्टी छोड़ चुके हैं और माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ इनके पुत्र भी काम कर चुके हैं, राजवीर सिंह। ठीक है कमलाकर जी, ये बड़ी बड़ी बातें करना भूल जाएं। इनका न राजनाथ सिंह का कोई कार्यकाल ठीक रहा है न कल्याण। ठीक है कमलाकर जी, वापस लौटूंगा आपके पास। विनय जी आपके पास में आता हूं। क्या पीएम का खुद के, क्योंकि अभी तक जो मैंने चुनाव देखे हैं, जितने विधानसभा चुनाव है, बिहार की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए, सिर्फ एक ही चेहरे के ऊपर पूरे चुनाव लड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश में आते आते क्या वो विश्वास डगमगा गया है कि एक ही चेहरे को जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो मुफीद होगा जनता को कि नहीं होगा, इसलिए कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह का नाम सामने रखा गया? देखिए, अभी कमलाकर जी बोलते बोलते शायद लगता है थोड़ी सी लीक्स आगे बढ़ गए। उन्होंने जिक्र किया कि कल्याण सिंह के जो बेटे थे राजवीर, वो मुलायम सिंह जी के कैबिनेट में थे।
तो फिर वो याद रखना पड़ेगा आज उसी समाजवादी पार्टी से कांग्रेस का भी गठबंधन है। और जिस समय उस राजवीर सिंह उस मंत्रिमंडल में शामिल थे, उसको आउटडोर से सपोर्ट कांग्रेस ने भी दे रखा था। मायावती जी की सरकार जब विदा हुई थी उस समय कुसुम राय भी मंत्रिमंडल में शामिल थी, राजवीर सिंह भी मंत्रिमंडल में थे। कुसुम राय के पास पीडब्ल्यूडी विभाग था, राजवीर सिंह के पास हेल्थ मिनिस्ट्री थी। तो मैं कह सकता हूँ कि उस समय सारे बंधन टूट गए थे। उस समय भी कल्याण सिंह को लेते समय मुलायम सिंह ने एक बयान जारी किया था, तो उन्होंने एक लार्जर स्केल में प्रदेश के इंटरेस्ट में ओबीसी को एकजुट करने की पहल की है। तो उनको ही पता था कि अगर उनको अपने बेल्ट में मजबूत होना है तो सिर्फ यादव वोट से कुछ नहीं होता। अगर लोधों के एक बड़े नेता है कल्याण सिंह वो आते हैं तो शायद उनकी एकजुटता ज्यादा लंबी चलेगी। लेकिन साथ लंबा नहीं चला और 4 महीने के अंदर ही कल्याण सिंह का मोह भंग हो गया। मुलायम सिंह यादव से वो अलग हट गए, उनके मंत्रिमंडल के लोग भी उनसे जुदा हो गए। लेकिन मेरा सीधे तौर पे मानना कि जो वही परिस्थितियां आज की तारीख में भी दिखाई दे रही हैं, कहीं न कहीं चुनाव सीधे तौर पे कास्ट की तरफ और धर्म की तरफ बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। विकास की बातें मंच से और संसद में बोलने में अच्छी लग रही है, सुनने में अच्छी लगे, लेकिन सबको पता है, उनको पता है कि पहला और दूसरा चरण का जो चुनाव होने जा रहा है 11 तारीख और 15 तारीख को, उसमें माइनॉरिटी वोट बैंक ज्यादा आकर्षित करने की वस्तु इस समय है लोगों को। उनको लगता है बसपा की तरफ अगर चले जाएंगे तो एक तरफ मायावती के पास जो वो अपना एक सॉलिड वोट बैंक है और माइनॉरिटी उससे कनेक्ट करते हैं तो मायावती का पल्ला भारी हो जाएगा। और कहीं अगर हिंदुत्व के नाम पर वो बीजेपी के पास आते हैं तो भाजपा का पल्ला भारी हो जाएगा। सारी कवायद इस बात की है कि किस तरीके से वोटों के पोलराइजेशन को एक तरफ जाने से रोका जाए और अपने हक में उसको पॉजिटिव रूप में मोड़कर अपने को फायदा पहुंचाया जाए। जी ठीक है सर, एक ब्रेक ले, हमको यहाँ रुकना होगा। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी रखेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे मोहन भागवत के ताजा बयान की भी। जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश चुनाव आते ही एक बार फिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में सरसंघचालक ने हिंदू सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हर भारतीय हिंदू है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुस्लिम इबादत से मुसलमान होंगे लेकिन आदत से वो हिंदू ही हैं और उनकी राष्ट्रीयता भी हिंदू ही है। भागवत का कहना था कि हिंदुओं के लिए कोई और दूसरा मुल्क नहीं, लिहाजा हर हिंदू देश के लिए जिम्मेदार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी को प्रथम चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। ये वो चरण है जहां कई मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र हैं और शायद इसी के मद्देनजर पहले बैतूल हिंदू सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है।
भागवत ने कहा है कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। सर संचालक ने कहा कि मुस्लिम इबादत से तो मुसलमान होंगे, लेकिन आदत से वे भी हिंदू ही हैं। वो सारे के सारे हिंदू है, पूजा किसी भगवान की करे या न करे, क्या आश्चर्य है। अगर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है तो भारत माता की आरती करेगा ही। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि इंग्लैंड में इंग्लिश, अमेरिका में अमेरिकन और हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं। देवी देवता अलग अलग हैं तो क्या हुआ, हमारे यहाँ कलाकार के कृष्ण, पहलवान के हनुमान और वनों में रहने वालों के देवता भगवान बड़ा देव हैं। सम्मेलन में मोहन भागवत ने कहा कि मुसलमान इबादत भले ही खुदा की करें, मगर आरती करने में क्या हर्ज है। भारतीय मुस्लिम भारत माता की आरती करें तो क्या हर्ज है। हिंदू सम्मेलन के बारे में बताते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि दुनिया दुष्टों से भरी हुई है, इसीलिए हमें संगठित होना होगा। पूरी ताकतें हिंदुओं को तोड़ रही है, हम सभी को एक होना है, इसीलिए हिंदू सम्मेलन जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बताते हुए उन्होंने कहा, अगर भारत का भला बुरा हुआ तो केवल हिंदू से ही पूछा जाएगा। अगर हम संगठित नहीं हुए तो दुष्ट हम पर अत्याचार करेंगे। हमें एक होकर सबकी सेवा करनी होगी। लोग जात पात का डंका बजाते हैं और आपस में ही झगड़ा करते हैं। दुनिया की अपेक्षा है कि भारत आगे बढ़े। साथ ही इस कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि हर घर में भारत माता का पूजन हो, महापुरुषों की वीर गाथाएं सुनाई जाएं, आसपास के क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण करें, देश का सम्मान बनाए रखने के लिए सजग रहें। देश की भाषा अनेक है, लेकिन सबके हृदय में एक ही भाषा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों के 73 सीट पर वोट डाले जाने हैं और इसके लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार का जिम्मा योगी आदित्यनाथ को सौंपा है, जो जनता के बीच पहुंचकर इस इलाके को कश्मीर बनने से रोकने के लिए आग्रह कर रहे हैं। ऐसे में भागवत के बयान के कई मायने निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और मोहन भागवत के इस बयान पर कांग्रेस का कहना है कि चुनाव के वक्त ही बीजेपी को ऐसे मुद्दे आते हैं। हमारे संवाददाता सुमन कुमार ने बात की कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री आरपीएन सिंह से। मध्य प्रदेश के बैतूल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख ने एक बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम मुसलमान, भले ही उनका रहन सहन और आचरण इस्लामिक हो, लेकिन वो हिंदू हैं और भारत की जो वजूद है भारत का, वो हिंदुओं की वजह से है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ है कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपीएन सिंह साहब। सर, ये यूपी चुनाव के समय ही ऐसे बयान क्यों आते हैं? देखिए, 20 साल से पूरा उत्तर प्रदेश यही देख रहा है, जब चुनाव आते हैं तो राम मंदिर उनको याद आते हैं, ट्रिपल तलाक इनको याद आता है, इनको हिंदू याद आता है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को ये सारे शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होते हैं। दुर्भाग्य है कि यही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास रह गया है इस चुनाव में, क्योंकि जो वादे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने किया था लोकसभा के चुनाव में, वो सब जुमले बन के रह गए। तो सर, ये माना जाए कि चूंकि सब जानते हैं 11 फरवरी से यूपी में चुनावी समर का आगाज हो रहा है, तो उससे ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का इस तरह का बयान आपको क्या इशारा दे रहा है? बयान के मायने क्या है अरविंद जी? देखिए, इसमें मैं समझ सकता हूँ कि कोई नई बात नहीं है। 20 सालों में हमने यही देखा है, जैसे कि पहले कहा कि ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, वो शब्द वाली इस्तेमाल हो जाए जिसकी वजह से ध्रुवीकरण हो, क्योंकि और सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में फेल है। वो किसानों की परेशानी हो, नौजवानों की परेशानी हो, नोटबंदी की परेशानी हो, 15 लाख खाते में आने की परेशानी हो, या कोई भी वादे उन्होंने उत्तर प्रदेश में किए हुए हैं, किस मुद्दे के साथ, किस चेहरे के साथ वो उत्तर प्रदेश में जाए, अंत में सिर्फ उनके पास एक ही चीज़ रहा है, जिसके बारे में आप रोज देखते हैं, कोई ना कोई मंत्री कोई ना कोई इस तरह की बातें अवश्य कर रहा है। अर्पित जी, मानते हैं कि इस जब आरएसएस प्रमुख इस तरह का बयान देते हैं, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को, ये जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें कुछ हो सकता है या आप देखते हैं कि इससे नुकसान भी हो सकता है? मैं समझ सकता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई है, इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने कई बार किया है और हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। अब उत्तर प्रदेश की जनता विकसित होना चाहती है, नौजवान अपना नौकरी चाहता है, किसान अपने खेती करके खुशहाल बनना चाहता है, और मैं समझ सकता हूँ ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चलने देगी। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह, और इनका साफ तौर से कहना है कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव की अगर हम बात करें तो जनता जाग गई है, जनता इनके इरादों को समझती है, और इस तरह के बयान से
कम से कम इस चुनाव के मौके पर बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ सुमंत कुमार, एपीएन दिल्ली। डॉक्टर दीप्ति, शुरुआत मैं आप से करूंगा। अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी होते हैं, इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश होते हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुस्तानी होंगे या हिंदू होंगे? आप उसे हिंदू कहिए या हिंदुस्तानी कहिए या विदेश में जाकर के उन लोगों को सुनने को मिलता है कि हम हिंदी हैं, आप किसी भी रूप में कहिए, बात एक ही है। बात भारतवर्ष की है, भारतीय होने की है। जी ठीक बात है। जूही सिंह, बात एक ही है या फिर धर्म विशेष को निशाना साधने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर? अब बीजेपी और मोहन भागवत परिभाषित करेंगे कि भारतवर्ष में रहने वाला हिंदी है कि हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि बुद्ध है। वाह, नए नए आयाम तय कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं साफ कर दूं कि मोहन भागवत हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे संगीत सोम हो, चाहे विनय कटियार हो, भाषा वो वही बोल रहे हैं जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। विकास की कोई बात प्रधानमंत्री नहीं कर रहे हैं, केवल एक आवरण है। आप कल्याण सिंह की बात करें, चाहे आप ये जो सारे नाम हमने गिनाए हैं, सब उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, संप्रदाय की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों को डरा रहे हैं। अल्पसंख्यकों को कितने टिकट इन्होंने दिए पूछिए। इनके खुद के व्यक्ति बहुत बड़े नेता हैं, कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो जीत नहीं सकते हैं। ये भी ये परिभाषित करेंगे कि जनता किसको वोट देगी किसको नहीं देगी। ये विकास की क्या बात करेंगे? 73 सांसद हैं, कितना पैसा उन्होंने अपनी निधि से उत्तर प्रदेश में खर्चा किया बता दें, अगर विकास की बात कर रहे हैं। कौन सा धन? असत्य वचन मंच पर आते हैं और दो बातें करते हैं कि, और प्रधानमंत्री इतना रोते क्यों हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने नोटबंदी की, लोग मुझे नुकसान पहुंचाएंगे, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक की, लोग सब लोग तो उनके साथ खड़े हैं, तो उसका राजनीतिकरण आप मेरठ में आकर क्यों करते हैं? हर चीज राजनीति का, सियासत का हिस्सा है। वापस लौटूंगा। आरिफ महमूद, आपके पास मैं आता हूं कि ध्रुवीकरण का नाम मोहन भागवत के इस बयान को क्यों ना दिया जाए? देखिए आनंद जी, हिंदुस्तान में मुसलमानों का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। 1903 में इलाहाबाद में मोहम्मद अली जौहर ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि तुम कौन हो, तो मैं ये कहूंगा कि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ, मुसलमान हूँ। अगर हिंदुस्तान की आन बान शान पर कोई आंच आ जाए तो हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी हैं। ये मोहन भागवत जी मुझे हिंदुस्तान में रहने के लिए सिखाएंगे? मोहन भागवत जी का मुझे ये कहना है कि वो पहले हिंदूवादिता स्वयं अपनावे। वो मन से हिंदू ही नहीं है। वो इस देश को जो तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो इस देश के अंदर रहने वाले हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे हैं, इस तरह का वो हिंदू विचार उनके अंदर जो लेकर के आए हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। और मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि ये पहले अपने मुख्यालय पर ये अगर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू बनने की बात कर रहे हैं, तो ये तिरंगे को तो फहरावे अपने मुख्यालय पर। ये तिरंगे से नफरत करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बीजेपी के लोग देशभक्ति की बात करते हैं, और मोदी भक्त की बात करने लगे ये लोग। ये देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं ये लोग? ये देश के अंदर सिर्फ हिंदू और मुसलमान को तोड़ करके दीप सिंह का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले कमलाकर जी आपके पास में आऊंगा। मोहन भागवत का यह बयान क्या तर्कसंगत माना जा सकता है किसी भी लिहाज से, या फिर इसको ये माना जाए कि राजनीति से प्रेरित है, या फिर ये माना जाए कि ध्रुवीकरण की कोशिश है, या कहा जाए कि लोगों में आपसी वैमनस्य बढ़ सकता है इस बयान के बाद? पूर्णतया दोहरा चरित्र सामने है। आप बात कुछ करते हो, एक तरफ आप कहते हो कि आरएसएस नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरी तरफ आप इस तरह के बयान देकर के ध्रुवीकरण का सीधा सीधा, मैं एक पुनः शेर कहना चाहूंगा कि सियासत की कसौटी पर परखिए मत वफादारी, किसी दिन इंतकामन मेरा गुस्सा बोल सकता है। आप ये समझिए आनंद भाई, आप किस तरीके से जो चीज इनको जो रोल प्ले करना है, इन्होंने बिहार के चुनाव में भी यही मोहन भागवत जी थे जिन्होंने रिजर्वेशन पे बयान दे दिया था। बाद में उस पे प्रधानमंत्री जी कहने लगे कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक रिजर्वेशन नहीं हटेगा। आप ये इस तरह के, अभी रिजर्वेशन पे इनके सर संचालक का भी बयान आया हुआ था। आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, और उसके बावजूद आप इस तरह के बयानों को देकर के समाज में वैमनस्यता, समाज में विघटन फैलाने का काम करते हैं। और एक सेट है पूरा इनका, जो इनके बैकग्राउंड के जो नेता भी हैं बीजेपी में। आप देखिए गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया था कि जो मोदी समर्थक हैं वो हिंदुस्तान में नहीं बाकी पाकिस्तान चले जाएं। जो नीलांजना जी का बयान आता है रामजादे वाला,
जिसका सेकंड पार्ट मैं आपके चैनल पे कहना नहीं चाहता, असंसदीय हो जाएगा। आप ये समझिए, अभी लव जिहाद की कभी ये बात करेंगे, कभी 4 औरत 40 बच्चे की बात करेंगे, कभी ये वो पार्टी है अनंत भाई जो चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में कहती है पिंक रिवॉल्यूशन की बात, और उसके बाद उसके विरोध की बात, गोवंश के वध की बात करती है, और इनकी सरकार में सबसे ज्यादा स्लॉटर हाउसेस को परमिशन दी जाती है और बीफ एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत बन जाता है। आप ये समझिए, इनका दोहरा चरित्र कश्मीर में उजागर है। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ये बात करते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक निशान एक संविधान, वहीं पर आप पीडीपी के साथ मिलकर सिर्फ सत्ता के लिए आप अपने उसूलों से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आपके तथाकथित उसूल। तो आप कहां, आप बुरहान वानी के भाई को कॉम्पनसेशन देते हैं, लंबी खींच जाती हैं, मसर्रत आलम की रिहाई करते हैं, और आप देश से आतंकवाद खत्म करने की बात कर रहे अलग खींच जाती हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग, छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा आपसे, ये विकास का कोई बात नहीं करते, और ये 15 लाख को जुमला कहते हैं, महंगाई की मार जिसपे प्याज और कमलाकर जी वापस मैं लौटूंगा। एक छोटा सवाल मैं दीप्ति से, उसके बाद मैं जूही आपके पास आऊंगा। दीप्ति जी, कहां विकास नजर आता है आपको ऐसे बयानों के बीच में? साक्षी महाराज का बयान आप लीजिए, उससे पहले मनमोहन वैद्य का बयान आप लीजिए, मोहन भागवत का बयान लीजिए, विकास कहां है? कौन से विकास की बात करते हैं लोग? जी हाँ, मैं आपको एक बयान से और परिचित करा देती हूँ, जिसको आप शायद भूल रहे हो और अभी 3 दिन पहले आया है, और वो बयान है आजम खान साहब का। आजम खान जी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान भारत का बंटवारा न हुआ होता तो मुसलमान इस देश का प्रधानमंत्री होता। तो इसमें भी असंवैधानिक बात कहने वाला संवैधानिक कौन है? क्या हिंदुस्तान में मुसलमान के बारे में मुझे जवाब दीजिए, संघ के बारे में जवाब दीजिए, उसके बाद सभा को बढ़ाइए। इसमें कौन सी धार्मिक कि वो ये बात कहते हैं कि जबकि संविधान सारी सुविधाएं दे रहा है, सबको समान मान, अरे ऐसा नहीं कर रहे हैं आप भाई, कि अगर भारत का विभाजन ना हुआ होता तो ये तो विभाजन कांग्रेस ने करवाया था, अपने स्वार्थ के लिए करवाया था। आप लोग तो चेहरा दिखाने के लायक नहीं है। आपने तिरंगे का विरोध किया, आपने इस दिल्ली में तिरंगा फहराने का विरोध किया, आपके संघ मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहरता था। कमलाकर जी, इतिहास की बातें अलग हो जाती हैं। डॉक्टर दीप्ति, छोटे से संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि कौन से विकास आप करना चाहते हैं, क्या क्यों नहीं आपस में फिर लोगों के बीच बैर बैठ जाए अगर ऐसे बयान ऐसे नेताओं की तरफ से आते हैं तो? डॉक्टर दीप्ति, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी। क्या मुझसे पूछ रहे हैं? क्या किससे पूछ रहे हैं? हेलो, किसी ने, क्या आपने मुझसे पूछा क्या? चलिए मैं वापस में लौटूंगा आपके पास। कमलाकर जी, आपके पास मैं आता हूं। बातें हम करती हैं सबके साथ सबके विकास की, बातें हम करते हैं प्रदेश को ऊपर उठाने की। प्रदेश के चुनाव जैसे नजदीक आते हैं तो विकास कहीं पीछे छूटकर ऐसे ऐसे नारे, ऐसे ऐसे वादे, ऐसे ऐसी ये जहरीले शब्द बीच में कहां से आ जाते हैं? देखिए, ये जहरीले शब्द जो लोग करते हैं वो आपके सामने हैं। बीजेपी का एजेंडा ही डिविसिव पॉलिटिक्स का है, इसलिए उनके नेता इस तरह के बयान देते हैं। नहीं तो अभी हमने जो सपा के साथ अलायंस भी किया है, प्रदेश के 2 युवाओं ने मिलकर उत्तर प्रदेश के लिए एक विकास का मॉडल सोचा है, जिसमें रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलेगा। एग्रीकल्चर प्लानिंग कमीशन की बात है, किसानों को जो है वो बिजली बिल हाफ करने की बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाओं को एम्पावर करने की बात है, और हमने इसके पहले देश में भी प्रूव किया है। आप ये समझिए, गवर्नेंस की ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने आरटीआई एक्ट लाया, सबको खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात हमने यूपीए 1 में की थी, जिसको यूपीए 2 में लाया। हमने इंटीग्रेटेड बाल विकास पुरस्कार हमने लाया। ठीक है, आपके पास हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाई, हमने नेहरू एनआरएचएम रूरल हेल्थ मिशन लाया, हमने अर्बन हेल्थ मिशन लाया। ठीक है, योजनाएं बहुत हैं कमलाकर जी। नहीं, इम्प्लीमेंटेशन है। आज की डेट में एनआरएचएम का इतने घोटालों के बावजूद मायावती सरकार में जिस तरीके के घोटाले हुए, उसके बावजूद आज प्रदेश की जनता और देश की जनता बेनिफिट हो रही है। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट से देश की जनता बेनिफिट हो रही है। हमने जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के काम किए, हमने कभी इन। ठीक है कमलाकर जी। दीप्ति भारद्वाज, ब्रेक पर जाने से पहले आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही थी, अपनी बात आप रख सकती हैं।
हम लोग विकास का मुद्दा लेकर के ही आगे बढ़ रहे थे जी। हम लगातार अभी भी विकास पर ही बात कर रहे हैं, हम लगातार इसी पर ही बात करेंगे। विकास बनाम स्कैम, यही हमारा मुद्दा है जी। हम एक तरफ 10 साल के अनुभव को सरकार के जनता के सामने रख रहे हैं कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसका चेहरा जो है राहुल गांधी जी थे। ललित मोदी जब भाग रहा था तो चौकीदार साहब सो क्यों रहे थे? इस तरीके विजय माल्या भाग रहा था तो चौकीदार साहब सो क्यों रहे थे? 5 वर्ष का सपा का कार्यकाल है जिसमें अखिलेश यादव जी का चेहरा है और ये दोनों मिलकर के एक ने देश को लूटा है, एक ने प्रदेश को लूटा है और अब ये कौन सा नया खेल करने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यजनक बात होगी। और वो भी इस आश्चर्यजनक बात इसमें एक और भी है कि एक कह रहा है स्कैम को मॉडेस्टी के साथ करेंगे, मतलब इतनी विनम्रता के साथ हम स्कैम करेंगे और स्कैम को करने के लिए उनके अंदर इतना करेज है, इतना उत्साह है कि पॉलिटिकल जुमलेबाजी है और हर दल कर रहा है इस वक्त, बीजेपी हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो। बार विकास की बातें पहले बाद में करेंगे, पहले ये बात तो कर ले कि कम से कम जो चीजें हैं उन चीजों को वैसे तो बनी रहने दें। आखिरकार क्यों आरक्षण आपका बीच में आ जाता है, राम मंदिर जगह बीच में आ जाता है, हिंदू तो हमेशा बीच में आ जाता है, चुनाव के नजदीक आते ये शब्द अचानक कहां से उछाल मारने लगते हैं? आज कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आया। आप सीधे मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। एक ही बात थी, वो देंगे भी नहीं। लगातार एक ही बात चल रही थी। उन्होंने आनंद जी इनके पास बताने को कुछ नहीं है। 2.5 साल में ये शिफर है, सिर्फ घुमा फिरा कर भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को भ्रमित कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को ये भ्रमित कर रहे हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ आनंद जी, ये विकास की बात कर रही है। आरिफ साहब आपके पास वापस लौट रहा हूँ, आपके पास वापस लौट रहा हूँ। डॉक्टर दीप्ति की बात पूरी करने के बाद आपके पास मुझे आप समय दे दीजिए। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सा बयान है, सीधा सा संकल्प पत्र में संकल्प पत्र के माध्यम से अपनी दीप्ति आप सवाल को भटका रही है, सीधा जवाब आप नहीं दे रही है। वापस मैं लौटूंगा आपके पास। आरिफ महमूद अपनी बात पूरी कीजिए। कोर्ट में जो मुद्दा कोर्ट में पड़ा हुआ है, आनंद जी मैं आपसे बताऊं के बाद भारतीय जनता पार्टी ठीक है डॉक्टर दीप्ति, हम सम्मानेंगे जी मेरी बारी है। ठीक है डॉक्टर दीप्ति आपकी बात पूरी हो चुकी है। जी आरिफ महमूद साहब। आनंद जी अब आप मुझे समय दीजिए, मुझे बहुत कम समय दिया आपने। जी। मैं आपसे बता रहा हूं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के ऊपर बिल्कुल अंधविश्वास करती है। वो ये सोचती है भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप अगर बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। आप नहीं आप मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। आप बिल्कुल ये मोदी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग अंधविश्वास कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि मोदी जी अगर पत्थर को छू लेंगे। चलिए ठीक है डॉक्टर दीप्ति बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ महमूद साहब, कल्याण त्रिपाठी जी चर्चा में शामिल होने के लिए और चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। तो ये राजनीति का चरित्र हो भी चुका है, बदले की भावना जैसी रही थी वो हमने अभी सुन भी लिए अपने अंतिम क्षणों के दौरान की धमकी भी दी जाने लगी, भाई आप अगर बोलने नहीं देंगे तो हम भी बोलने आपको नहीं देंगे। अब क्या इस बीच में जो विकास की बातें करती हैं वो कहां तक सक्सेसफुल हो पाती हैं, विकास कहां तक पहुंच पाता है, ये भी आने वाले वक्त के तौर पर इंतजार में करना होगा। लोग तुम्हें फिलहाल सिर्फ इतना ही।